आजा बेटा आजा। हाँ भाई, यस, ध्यान से। हर बच्चा इधर को देखेगा। शुरू में समझने के लिए हार्ड पॉइंट होता है। अतः आज आपका मादा जननांग पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? तो बच्चों, इसका मतलब आज जो पॉइंट पढ़ना है वो आपका अंडक या स्त्री केसर या गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, और गुरु बीजाणु धानी के विकसित रूप को ही हम आगे क्या कहेंगे? बीजांड कहेंगे। और यही निषेचन के बाद क्या बनेगा? बीज बनता है। बीजांडी क्या बनता है? बीज। अब आप ध्यान दो कि इस अध्याय को सर ने कैसे उठाया। शुरू में इस अध्याय को सर ने कैसे उठाया कि जब एक पादप अपनी संपूर्ण कायिक प्रावस्था पूर्ण कर लेता है, उसके बाद वो अपनी प्रजनक अवस्था में प्रवेश करता है, और जब वो अपनी प्रजनक अवस्था में प्रवेश करता है तो वो पुष्प धारण करता है। अतः बच्चों, एक तने पर एक तना वो होता है जिस पर पार्व और क्या होती हैं? पर्व संधियाँ। ऐसी स्थिति में आप जो आपकी शाखा होती है, पुष्प क्रम की रचना होगी तो देखो कैसे होगी। सबसे पहले इस पर कक्षस्थ कलिकाएं आ रही हैं। क्या आ रही है बच्चों? ये आगे बढ़ेगा और क्या रही हैं आपकी? कक्षस्थ कलिका आती चली जा रही हैं। आगे बढ़ता चला जाएगा और क्या आती चली जाएंगी? कक्षस्थ कलिका। ध्यान देना है प्लीज। अब मेन चीज़ क्या है कि इसमें फ्लोरिजन हार्मोन जो वातावरणीय कारक होते हैं, फ्लोरिजन हार्मोन से जो कक्षस्थ कलिका ये पुष्पीय कलिका में बदलेगी, जिसे फ्लोरल प्राइमोर्डियल कहा जाता है। यानी शीर्ष विभजोतक जो विभजोतक होगा वो पुष्पीय विभजोतक में बदलता है या आधक में बदलता है। ठीक है बेटा, ऐसा हिंदी शब्द है। अब मेन आप जानते हैं कि हमेशा जो कक्षस्थ कलिका होती है क्या होती है? वो तना ही बना के चलती है। क्या बना के चलती है? तो ये वाली भी क्या बना के चलेगी? तना ही बनाएगी। क्या बनाएगी? जब हम 11वीं क्लास में परिभाषा दिए गोथे सन ने, किसने दिए? कि पुष्प एक सघनित प्ररो है। पुष्प एक सघनित सीमित वृद्धि वाला प्ररो होता है। सीमित वृद्धि वाला क्या होता है? प्ररो होता है। अब हम प्ररो का मतलब नहीं जानते। अरे प्ररो का मतलब होता है जब दो अंग जुड़ जाएं, जैसे माना कि ये तना है, क्या है, और इस पर क्या जुड़ जाएं? पर्ण आ जाएं। क्या आ जाएं? तो अब देखो इस एक कली को, वो एक जो कक्षस्थ कलिका जो पुष्पीय कलिका में बदल गई है, इसे मेन बनाना इसको भी क्या था? तना ही था। क्या था? तना ही बनाएगी। तो इधर को देखो आप थोड़ा सा ध्यान से, तब आपकी समझ में आएगा अंडक क्या है। तो बच्चों जैसे ये बढ़ी तो एक हिसाब से क्या हो गया? पर्व हो गया। इससे भी क्या निकलेंगी? पर्ण निकलेंगी। तो ये तो क्या बन गया आपका? पुष्पवृंत। पहले तो ये देखो जो रचना हुई है, जब ये अपनी जनन प्रावस्था में आ गया तो क्या बना? अब पुष्पवृंत के बाद अवसर क्या बनाएंगे? कली। तो बच्चों ये पहली पर्ण है। ये कौन सी पर्ण है? पहली पर्ण। और इस पहली पर्ण को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी? इसके बाद दूसरी पर्ण निकलेगी, इसे क्या कहेंगे हम? दल कहेंगे। क्या कहेंगे? दल। इधर को भी निकलेगी। रुक जाओ और एक मिनट थोड़ा बड़ा करके देखो कि जैसे ये आपका क्या निकला? पर्व एक। ठीक है, इससे क्या निकलेंगे आपकी? आएगा नहीं इसके अंदर, पर्ण निकलेगी पर्व संधि से। तो क्या निकलेगी? पर्ण। फिर ये पर्व सघनित है। कैसा है? पर्व और पर्व कैसे हो गए? पास पास हो गई बच्चों। फिर इससे मेन क्या निकलनी है आपकी? वही पत्तियां। लेकिन इन पत्तियों को क्या कहेंगे बच्चों? हम दल कहेंगे। ये पहली है और ये कौन सी है? दूसरी है। इसके बाद बच्चों फिर ये बढ़ेगा, बढ़ गया ना, फिर पर्व बना।
और फिर इससे क्या निकलेगी, फिर पर्ण निकलेगी। इसका नाम क्या है, लघु बीजाणु पर्ण। ये नंबर कौन सी निकली है, 3 निकली है, जो पुंकेसर में रूपांतरित होगी। और पुंकेसर का गोल घेरा ही क्या कहलाता है, पुमंग, जो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद देखो बच्चों, फिर पर्व निकलेगा। फिर क्या निकलेगा, पर्व निकलेगा, ध्यान दो आप। और बच्चों इस पर एक पत्ती पर बताऊं या 2 पर, 2 पर ही बता, एक पर देख लो। एक पर्ण इधर से निकली और एक पर्ण इधर से निकली, ये दोनों पर्ण संयुक्त हो गई। और ये आपका कौन सा चक्र है, चौथा। लेकिन ये बीजांड धारण करेगी, क्या धारण करेगी। अतः बच्चों तीसरे वाला और चौथा, चौथा कौन सा हो गया, अंतिम। कौन सा हो गया, ये पहला, ये दूसरा। अतः बच्चों जैसी, अब ये पुष्प कैसे बनेगा, अब ये पुष्प कैसे बनेगा, तो बच्चों आने का क्रम, ये तो बहुत पहले आ चुका, ये बाद में आए, तो ये अंदर वाले बढ़ेंगे, अंदर वाले सभी चक्र क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब अंदर वाले चक्र सभी बढ़ेंगे तो ये आकार में बढ़ेंगे ना, तो ये वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे। और पहला पुष्पवृंत, दूसरा क्या बनी, कली, और तीसरा क्या बन जाएगा, पुष्प बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, क्योंकि अंदर की पर्ण क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं आकार में। देखो बेटा, जैसे ये दल कितना बड़ा हो गया, इसलिए इसको धकेल दिया। इस दल ने क्या कर दिया, इसको बाह्य दल को नीचे क्या कर दिया गुड़िया, धकेल दिया, कोई परेशानी। और जो आपकी कौन लघु बीजाणु पर्ण है, वो रूपांतरित होकर के क्या बन गई, पुंकेसर बन गई। क्या बन गई बच्चों, इन्हीं पुंकेसरों का गोल घेरा क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब एक पर्ण इधर से निकली, जैसे सरसों में समझो, आप इसी इलाके में रहते हैं, सरसों की फली पर देख सकते हैं, और एक पर्ण इधर से निकली। ये दोनों पर्ण आपस में संयुक्त हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ध्यान से बेटा, ये दोनों पर्ण यूं आपस में संयुक्त भी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, संयुक्त, या फिर ये आपस में संयुक्त नहीं हो सकती, अपनी अलग अलग रहेंगी। अपनी कैसी रहेंगी, अलग अलग हो जाएंगी दोनों पर्ण। दोनों पर्ण कैसी हो सकती हैं, अलग अलग। आ रहा है समझ में। लेकिन ये पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, ये पत्ती क्या नहीं करती, और ये पत्ती अपने अंदर किसको धारण करती है, बीजांड को धारण करती है। अभी इतना ही देखो, अपने अंदर किसको धारण करती है, और जनन में भाग लेगी, और जो शीर्ष भाग है वो बढ़ जाएगा, ये दोनों का एक हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त है। और बच्चों इस तरह से ऊपर अवतरण मंच का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ वर्तिका कितनी है, एक। अब देखो बच्चों, आपको मेन जो पढ़ना है, जो पॉइंट बनेगा वो आपका जायांग बनेगा। क्या बनेगा, जायांग। गाइनोसियम क्या होता है, मादा जननांग क्या होता है। तो बच्चों इसको क्या कहूँ मैं, इकाई को अंडप, इसकी इकाई को आप मैं क्या कहूँ, अंडप कहूँ, या फिर क्या कहूँ, स्त्री केसर कहूँ। क्या कहूँ, तो जो स्त्री केसरों का ये क्या है, गोल घेरा, 2 हो गए। और ये भी स्त्री केसर कितने हैं, 2। इन्होंने भी क्या धारण किया हुआ है, बीजांड क्या धारण किया हुआ है। और इनके गोल घेरे को भी क्या कहते हैं हम, जायांग कहेंगे। लेकिन बच्चों ये दोनों जायांग क्या कहलाएंगे, ये अंडप कैसे हैं, अतः इसे क्या कहूँ मैं, संयुक्तांडपी या युक्तांडपी, एक ही शब्द होता है। ठीक है बेटा, इसे हम संयुक्तांडपी या युक्तांडपी या संयुक्तांडपी कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी। अतः जो संयुक्तांडपी जो अंडाशय होता है, ये आपका पेपावर में अधिकांश इसी में होते हैं। पेपावर का आपके एनसीईआरटी में दे रखता है, गुड़हल में होता है, सरसों में होता है, यानी अधिकांश आवृतबीजियों में, अधिकांश। लेकिन यह इस प्रकार का जो है ये गिने चुने में होगा, इस प्रकार का जो होगा वो किस में होगा, गिने चुने में होगा। जैसे आपकी जो चंपा होती है, डेविल ट्री, जैसे माइसेलिया कहते हैं इसको,
माइस क्या कहते हैं? हाँ, तो ये तो गिने चुने नाम है बहन जी, ध्यान देना। माइस से लिया, जैसे आपका कमल है या आपका गुलाब है, या आपका कमल है या गुड़िया क्या है आपका गुलाब है, क्या है? तो हमें जायांग जानना है। हमें क्या जानना है? जायांग क्या होता है? तो बताओ क्या सीखे आप? अंडप या स्त्री केसरों के गोल घेरे को जायांग कहते हैं। ये किसी पुष्प का अंतिम या फिर चौथा चक्र होता, चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? बाह्यदल, दूसरे पे दल, फिर कौन है? हाँ, पुमंगे आपके या पुंकेसर कह दो, और चौथे पर कौन है? जो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप मेरी तरफ देखेंगे बच्चों, अब आप कहाँ देखेंगे? मेरी तरफ देखेंगे, थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे और आपको मैं ठीक से समझाने की कोशिश करूँगा। एक प्रैक्टिकली तौर पर समझेंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा, आप बताओ कितने अंडप देखना चाहते हैं संयुक्त? उतनी पढ़ने ले लूँ? उतनी क्या ले लूँ? पढ़ने ले लूँ? तो सबसे पहले देखो बच्चों, ध्यान से एक एक समझना कि ये एक पर्ण है। क्या है? पर्ण है। लेकिन ये पर्ण का जब कभी उत्पत्ति हुई होगी जब इसके दोनों फलक आपस में यूं जुड़ रहे होंगे। इस पत्ती के दोनों फलक आपस में क्या होंगे? यूं जुड़ रहे होंगे, ध्यान दो आप। लेकिन जब पर्ण को प्रकाश संश्लेषण करना होता है, क्लोरोफिल को धारण करके क्या करना होता है? प्रकाश संश्लेषण करना होता है, तो ये दोनों फलक प्रकाश के लिए यूं हो जाते हैं ताकि क्षेत्रफल को पूरे को क्या मिले? प्रकाश मिले। लेकिन यदि पर्ण को, अब इसको तो पर्ण नहीं कहेंगे, लेकिन यदि पर्ण को अब जनन में भाग लेना है तो इसे प्रकाश संश्लेषण नहीं करना। अतः ये पर्ण जो होगी ये अपने अंदर बीजांड धारण करेगी। क्या धारण करेगी? और इसके दोनों सिरे खुलेंगे नहीं, ऐसे खुलेंगे नहीं। अतः देखो बच्चों, अगर हम मटर में देखें, किस में देखें? अतः मटर में इस हिसाब से ये एक पर्ण हो गई। ये क्या हो गई? अभी रुको, मटर में इस हिसाब से ये एक पत्ती आई जिसके दोनों फलक नहीं खुले। फलक नहीं खुलेंगे भाई साहब, ध्यान रखना। और ये क्या धारण कर लेगी बहन जी? बीजांड धारण कर लेगी। क्या धारण कर लेगी अपने अंदर? और पर्ण का जो शिखाग्र भाग होता है ये वाला आगे का, ये भी नहीं खुलेगा, और ये आगे को खुलेगा नहीं, और आगे को थोड़ा बढ़ जाएगा और वर्त का और क्या बना देगा? वर्तकाग्र। अतः ये क्या है? अंडप है। क्या है ये? अतः इसे हम क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण। क्या कहेंगे इसे हम? गुरु बीजाणु पर्ण क्या होती हैं? वे पर्ण हैं जो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती, केवल किसको धारण करती हैं? बीजांडों को। किसको धारण करती हैं? अतः बीजांडों को धारण करने वाली गुरु बीजाणु पर्णों को ही क्या कहा जाता है? और अंडपों के गोल घेरे को क्या कहा जाता है? जायांग। लेकिन ये अंडप अलग अलग होंगे तो क्या कहेंगे इसे? वियुक्तांडपी। और अगर कैसे होंगे? संयुक्त होंगे तो इसे क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे ये पर्ण नंबर 2 है। अतः ये पर्ण भी क्या धारण कर लेगी बच्चों? अपने अंदर बीजांड। क्या धारण कर लेगी? अब देखो बच्चों, ये दोनों पर्ण एक जगह से निकल रही हैं। ये दोनों पर्ण कहाँ से निकलेंगी? ये दोनों पर्ण एक जगह से निकलेंगी। निकल गई? 2 को हैगो को ना हैगो? इक्के अंडपी हैगो। अरे एक ते अंडप कह रहे हैं हम, यावते अंडप कह रहे हैं। ध्यान दे बेटा, इस पत्ती को क्या कहते हैं? जैसे उसमें क्या कहते हैं हम? लघु बीजाणु पर्ण। और इसमें क्या कहते हैं? मादा को। गुरु शब्द किसके लिए आता है? फीमेल के लिए। किसके लिए आता है? मादा के लिए आता है। अतः उसे क्या कहेंगे हम? गुरु बीजाणु पर्ण। अतः गुरु बीजाणु पर्ण वो होती है जो किसको धारण करती है? बीजांडों को। अतः बीजांडों को धारण करने वाली गुरु बीजाणु पर्ण को क्या कहते हैं हम?
अंडप या स्त्री केसर, ठीक है। और स्त्री केसर या अंडपों का गोल घेरा क्या कहलाता है? अब देखो अगर ये दोनों आपस में यूँ जुड़ गई तो ये अंडा से कैसे होगो? संयुक्त। और ये अपनी अपनी अलग है गई माइस चलिए कि यहाँ तो क्या कहलावेगो? वियुक्तांडपी। दो हो सकती हैं, ऐसे कितनी हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं। कितनी? ये तीनों संयुक्त हो जाएंगी, ठीक है। चौथी वाली इधर से हो जाएगी। 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितनी भी हो, आपस में क्या हो जाएंगी? एक संग जुड़ जाएंगी। जैसे ये तीनों जुड़ सकती हैं। अभी देखो टीएस पे दिखाएंगे आपके लिए, किस पे दिखा देंगे। लेकिन इनकी वर्तका क्या होगी? एक ही होगी। क्या होगी? ये तीनों पर्णें अपना इधर वाला फलक नहीं खोलेंगी। अंदर क्या होगा? बीजांड होगा। अंदर क्या होगा? इसके बीजांड होगा और आपस में चिपक जाएंगी यूँ। जैसे ये दोनों चिपक गई और इधर से ये तीसरी भी चिपक जाएगी, इधर से चौथी, 5वीं भी चिपक जाएंगी। लेकिन सभी का जो शिखाग्र भाग है ये वाला, ये एक होकर के क्या बना देगा? वर्तका बनाएगा। और वर्तका पर के बाद क्या बन जाएगा? वर्तकाग्र बन जाएगा। तो यहाँ तक कोई परेशानी? आगे देखो बच्चों, संयुक्तांड भी और वियुक्तांड भी समझ गए? कोई दिक्कत? आगे देखो तो बच्चों अंडप क्या होता है? वे गुरु बीजाणु पर्ण जो बीजांडों को धारण करती हों उन्हें क्या कहते हैं? अंडप। जो जनन में भाग लेती हैं, ठीक है, अंडप भी कहेंगे। और ध्यान रखो आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको? स्त्री केसर। एक ही बात है, अंडप और स्त्री केसर की। अब आप एक अंडप देखिए, अब आप क्या देखिए? अंडप देखिए ध्यान से बेटा, कि अगर मैं एक अंडप को देखूं तो जैसे ध्यान से, पहले आप सबसे पहले मटर का ही देखो आपके सिलेबस के हिसाब से। ये एक पर्ण है, ये क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। अतः ये केवल किसको धारण करेगी? बीजांड बाद में पड़ेगा, अभी केवल देखते चले जाओ। इसके बाद शिखाग्र भाग क्या होगा? लंबा होगा। और लंबा होकर के बच्चों इसे क्या कहेंगे हम? बताओ इसको क्या नाम दे सकते हैं? ये कितना अंडपी है? एक अंडपी का 2 अंडपी? एक अंडपी है, क्योंकि अंडप कितने गए? एक अंडपी है या एक स्त्री केसरी है। क्या आप इसको जायंग भी कह सकते हैं? हाँ, मटर में तो जाएंगे। एक अंडपी कोई क्या कहना पड़ेगा? जायांग कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? जायांग। सर ने एक शब्द लिखा है, जरा देखना। अतः छात्रों मटर, इधर को फिर देखेंगे आप कि बीजांडी निषेचन के बाद क्या बनता है? अगर एक मटर की बीजांड में 1, 2, 3, 4 बीजांड दिखाई दे रहे हैं तो निषेचन के बाद कितने बीज बनेंगे इसमें? 4। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ये मटर का मामला हो गया। आप इसे एक अंडपी भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? जायांग। इसी तरह से आगे देखो बच्चों, अगर मैं आपसे आम की बात करूं तो माना कि ये अंडप आम का है, ये पर्ण किसकी है? आम की। ये गुरु बीजाणु पर्ण आम की है, ध्यान से, किसकी है? आम की। और ये इसके अंदर अब आप क्या देख रहे हैं बड़े पर्दे पर? बीजांड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बीजांड देख रहे हैं, ठीक है। अंदर क्या है ये तो आगे ही पढ़ेंगे अभी। अतः बच्चों अब आप देखिए, इससे भी कितना बीज बनना है? एक अंडपी होता है। कितना होता है? एक अंडपी होता है। कोई परेशानी? ऐसे गेहूं धान भी एक अंडपी होते हैं। बताऊं कैसे? गेहूं धान में भी क्या होगा? एक ही बीजांड होगा। क्या होगा? एक अंडप होगा। ये रहा गेहूं में, ये क्या है? अंडप। अंडप के अंदर क्या होगा इसका? वही बीजांड। गेहूं में भी क्या होगा? वही बीजांड होगा। इसके बाद दल और बाह्यदल इसके वैसे होते हैं टाइट, जिसे आप चिया कहते हैं। और बच्चों ये क्या होगा? पुंकेसर होगा। क्या होगा? पुंकेसर होगा, क्योंकि वायु परागण होता है। अतः निषेचन के बाद एक बीजांड है तो एक ही क्या निकलेगा? बीज निकलेगा। अतः आम के फल से कितना बीज निकलता है? एक। कितना निकलता है? एक निकलता है। आगे देखो बेटा, इसके बाद ध्यान से,
अब आप सरसों को देखना, सरसों की फली को, कि अगर हम सरसों की फली को देखते हैं तो ये पुष्पासन हो गया आपका। एक पर्ण इधर से निकली जो अपने दोनों सिरे नहीं खोलेगी। क्या नहीं खोलेगी? सीधी बात है। और ये अपने पर क्या धारण कर लेगी गुड़िया? बीजांड धारण कर लेगी। क्या धारण कर लेगी? और सरसों में दूसरी पर्ण कहाँ से निकलेगी? साइड से निकलेगी। ये भी क्या धारण कर लेगी? बीजांड। जहाँ बीजांड धारण किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं हम? रेपलम। सरसों में क्या कहते हैं उसे हम? और जहाँ ये पत्ती नहीं खुल रही है उसे क्या कहते हैं हम? सीवनी। क्या कहते हैं? सीवनी। समझ रही हैं? जानते हैं? समझो तुम। पत्ती खुलेगी नहीं, क्या हो रही है? सिली हुई है। अतः सीवनी मानव में भी होती है। गुदा से लेकर के मानव में आगे सीवनी आएगी और पूरे वृषण कोष पर होगी सीवनी। जहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारी त्वचा किसी ने सिली है, वो भी क्या है आप में खुद महसूस कर सकते हैं, सीवनी होगी। नरों के लिए बोल रहा हूँ, मादाम नहीं होती। नर भी क्या देख सकता है? सीवनी। क्योंकि आप में दो वृषण होते हैं, एक वृषण कोष होता है, वृषण दो हो जाते हैं, तो वहाँ पर वृषण कोष को सिमना होता है, एक ही थैला बनना होता है। तो वहाँ भी क्या आएगी? गुदा से सीवनी आएगी, एक लाइन सी आती है जो दोनों को क्या कर देती है? जोड़ करके एक थैला रूप देती है। ठीक है, आगे खैर कोई बात नहीं है। इसके बाद जो शिखाग्र भाग है ये आगे को खोखला होकर के क्या करता है? बढ़ता है। और क्या बना रहा है? वर्त का लोसा। ई के अंडपी होगो, द्विअंडपी होगो। के अंडपी होगो? ध्यान दे, ये द्विअंडपी होगा। क्यों? अरे एक अंडप हीरो और एक अंडप, या एक स्त्री के सर हीरो और एक स्त्री के सर, लेकिन ये कैसा होगा? संयुक्त अंडपी। और गुड़िया अगर ये अलग अलग है तो क्या होगा? ये भाई ये संयुक्त अंडपी है। और के अंडपी है बताइयो? द्विअंडपी। के अंडपी है के सर दो अंडप हैं, द्विअंडपी है। तो इनके क्या कहेंगे बहन? एक अंडपी। क्या कहेंगे? अभी आपको एक अंडपी और द्विअंडपी स्थिति बताता हूँ। पहले आपको अंडप से परिचित होना है। अंडप से या किससे? स्त्री केसर से परिचित होना है। एक स्त्री केसर के या एक गुरु बीजाणु पर्ण के, गुरु बीजाणु पर्ण पहले का नाम है, या एक अंडप के कितने भाग होते हैं? 3। सबसे ऊपरी जो भाग होता है ये क्या कहलाता है गुड़िया? वर्तिकाग्र कहलाता है। ये किसी परागकण के लिए क्या होगा? अवतरण मंच होगा। जब पराग को स्फुटन के समय मुक्त होने वाली रचना परागकण किसी जैविक या अजैविक कारक के द्वारा इस वर्तिकाग्र के मंच पर आती है, यही उसका क्या होता है? अंकुरण होता है। और यही वो अवतरण यानी परागकण से नर युग्म को उद्भिद रूप भी धारण करती है। ठीक है गुड़िया। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक ये वाला भाग कौन सा होता है? मध्य भाग। ये अंडप का कौन सा भाग है बेटा? ये ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। इसे आप क्या कहेंगे? वर्तका कहेंगे। क्या कहेंगे? आप इसे वर्तका कह सकते हैं या फिर आप इसे पेनिस वेजाइना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर हमारी मादा किससे तुलना करके कर चलें जननांग से, तो क्योंकि जैसे ही यहाँ परागकण आएगा, कौन आएगा? तो वो क्या बनावेगो? पराग नलिका। क्या बनाएगा? अगर इस पराग नलिका को मैं पेनिस कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है क्या? कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको अवतरण मंच कह रहा हूं तो कह देना मैं कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से, और है ये भी ध्यान से बेटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका आधारीय भाग आ गया। क्या आ गया गुड़िया? निचला भाग कौन सा होता है? आधारीय भाग आ गया। और जो आधारीय भाग होता है फूला हुआ, उसे क्या कहते हैं हम? अंडाशय। फूले हुए आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। अतः एक अंडक के कितने भाग होते हैं? 3। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 1 वर्तकाग्र, नंबर 2, नंबर 3
अंडाशय। अंडाशय कौन सा भाग है? आधार। या टिकरोई, या क्या कर रहे हो? टिकरोई। अतः बच्चों एक अंडाशय निषेचन के उद्दीपन से क्या बन जाता है? फल। ध्यान रखो दिमाग में। और बीजांड क्या बनेगा? बीज बनता है। बीजांड क्या बनता है? बीज बनता है। अतः इस रचना को बीज बनना है और इस रचना को क्या बनना है? फल। क्या बनना है? यहाँ तक कोई परेशानी आपको? अब देखो बच्चों, ये कितने अंडपी है? एक अंडपी। ये भी कितना है? एक अंडपी। और ये कौन है? द्विअंडपी। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, कितना अंडपी? द्विअंडपी। कि सर हमें नहीं पता। अब सर ये खाली जगह क्या है? ये तो यानी अंडाशय की क्या है? भित्ति। अंडाशय की क्या है? भित्ति। लेकिन बीजांड और अंडाशय के बीच में ये खाली जगह क्या है जहां आप डॉट डॉट बना रहे हो? अतः बच्चों ये गर्भाशय होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिए ने किया आप है। ये क्या होता है? मादा के हिसाब से पढ़ा रहा है। किसके हिसाब से पढ़ा रहा है? गर्भाशय। हो गया। आगे देखो बेटा, इसके बाद ये तो एक अंडपी है ही, और ये पूरा डॉट डॉट में बना रहा हूं, ये क्या है? पूरा गर्भाशय। ये भी क्या? पूरा। जरा देखते हैं ये कितना अंडपी है। अगर बच्चों मैं इसकी यूं टीएस काटूं, यूं क्या काटूं मैं इसकी, तो ये तो कौन आ गया? अरे भित्ति आ गई अंडाशय की। अंडाशय क्या आ गई? इन्हीं आ गई भित्ति। और इसके अंदर कौन आ गया? बीजांड। तो इसका जो गर्भाशय का कटा हुआ हिस्सा है, गर्भाशय का थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं हम? कोष्ठक। क्या कहते हैं? तो ई कैसो है? एक कोष्ठी है। का कहलावेगो? और या की टीएस काटू तो देखियो ने का होगो? ई कौन है गो? अंडाशय की भित्ति अंदर। अब देखो ये कौन है? बीजांड। कौन है बेटा अंदर? बीजांड। तो ई क्या कोष्ठी है गो? दो कोष्ठी। अगर दो पत्ती ते बने हो, और बच्चों अगर 3 पत्ती से बना है, किससे बना है? 3 पत्ती से, तो उसमें 3 चैम्बर होंगे, और 3 चैम्बर होने के बाद इस पर क्या लगे होंगे? बीजांड। तो इसे आप क्या कहेंगे? त्रिकोष्ठी। क्या कहेंगे? त्रिकोष्ठी कहेंगे। ध्यान से देखकर चले जाओ। अब देखो बच्चों ध्यान से, अतः एक कोष्ठी, द्विकोष्ठी और त्रिकोष्ठी। अब आपको एक चीज पर ध्यान देना है बच्चों, होता क्या है? ध्यान दीजिए। अब यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को अगर हो तो वो पूछ सकता है। क्या कर सकता है? पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत आ रही हो तो। अब आप देखो बच्चों होगा क्या कि अभी आप देख रहे थे कि सर ये वर्तिका है, खोखला भाग, और ये फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय है। और ये वर्तिकाग्र जो परागकण अवतरण क्या होता है? मंच होता है। क्या होता है? मंच होता है। ध्यान दे, ये कौन है? अंडाशय। यानी इसके 3 भाग हो गए। ये वाला भाग बताना वर्तिकाग्र, ये वाला भाग बताना वर्तिका, ये वाला भाग बताना अंडाशय। आधारीय भाग क्या होगा बेटा? अंडाशय होगा। और जो अंडाशय की गुहा है उसे क्या कहेंगे? गर्भाशय कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब देखो बच्चों ध्यान दे, और इन्हें क्या कहेंगे हम? पूरे गर्भाशय के अगर ऐसे टीएस काटेंगे तो इनको क्या कहेंगे हम? कोष्ठक। अब ध्यान देना, अब इसमें ये बीजांड धारण करेगी। क्या धारण करेगी? ये अब बीजांड धारण करेगी। क्या धारण करेगी? ध्यान दे कैसे। अभी तो ये पर्ण है, अभी ये गुरु बीजाणु पर्ण है। फिर देखिए यहां ये अपरा बनाएगी। क्या बनाएगी? अतः यहां ये अपरा बनाएगी। और पशुओं में अपरा को जीर कहते हैं, और हमारी मादाओं में क्या कहते हैं? नाड़। जब मैं इसको वेजाइना कह सकता हूं, इसको क्या कह सकता हूं? खाली जगह को
तो बच्चों में इस रचना को क्या कह सकता हूँ? अपरा कह सकता हूँ। इस रचना को क्या कह सकता हूँ मैं? अपरा कह सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की किसी बच्चे को? लेकिन पादपों में इसे, क्योंकि ये नाम दे रखा है एनसीईआरटी ने, बीजांड न्यास कहते हैं। भाई वैजाइना को क्या कहेंगे? वर्तिका। तो ऐसी पादपों में जो अपरा जेर या नार होता है उसे क्या कहते हैं हम? बीजांड न्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? या अपरा। दोनों नाम दे दो, दोनों गलत नहीं होंगे एनसीईआरटी के अनुसार। अब देखो बच्चों, अब ये समसूत्री कोष का विभाजन करेगा। क्या करेगा? और समसूत्री कोष का विभाजन करके ये मृद ऊतकी कोशिकाओं का क्या बना लेगा? समूह बना लेगा। मृद ऊतकी कोशिकाओं का क्या बना लेगा? समूह बना लेगा। ऐसे मृद ऊतकी कोशिकाओं का क्या बनेगा? समूह। ध्यान दे, मृद ऊतकी सेल का क्या बनेगा? समूह। क्या हुआ? क्या बना? दीर्घ गुरु बीजाणुधानी बनी। क्या बनी? क्या बना बेटा? आपका बना दीर्घ गुरु बीजाणु क्या बनी? धानी। यस, किससे? अपरा से। अपरा से क्या विकसित हुआ? अतः बच्चों अपरा से, अपरा ही लिख रहा हूं देख लो, अपरा से या बीजान्यास लिख दो, अपरा से विकसित दीर्घ गुरु बीजाणु, दीर्घ गुरु बीजाणु धानी बनी। ये लाइन इतनी लिख रहा हूं मैं, ये लाइन में इतनी लिख रहा हूं, ध्यान रखना। परिभाषा जब होगी पूरी। अब क्या होगा? ये मृदूत की कोशिकाओं का समूह है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में क्या है? 2n है। क्या है? 2n। इनमें हर सेल 2n है, सभी में कहाँ तक लिखूं? इनमें कोई कोशिका प्रपूष हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रसूत का, ये लिख दूं चलो शब्द, प्रसूत का हो जाती है। वैसे एनसीईआरटी ने प्रपूष लिख रखा है। क्या हो जाएगी कोई कोशिका? प्रसूत का। इधर को देखिए, सेंटर वाली होगी। ये पड़ोसी कोशिकाओं को क्या करेगी? आहार करती है। पड़ोसी कोशिकाओं को क्या करेगी? मेरी इसकी ब्लैक बोर्ड पर नजर है से बच्चों की। जैसे ये वाली कोशिका एक, इसका नाम क्या रखा सर ने? प्रपूषक कोशिका। क्या रखा? इसमें विभाजन होगा और इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। ये तो प्रपूषक हो गई और ये प्राथमिक भित्तीय सेल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? प्राथमिक भित्तीय सेल। लेकिन एनसीईआरटी में भित्तीय सेल का काम नहीं है। आपकी कौन सी सेल का काम है? प्रसूतका का। तो देखना प्रसूत का क्या करेगी। ये है ना प्रसूत का 2n, और ये सभी कैसी हैं? 2n। ध्यान देना। अतः बच्चों ये पड़ोसी कोशिकाओं को खाएगी। किसको आहार करेगी? और पड़ोसी कोशिकाओं को आहार करती चले जाएगी और अपने आकार में क्या होती चली जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अपने आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या नाम दूं इसको? 2n है। एक मृदूत की कोशिकाओं का जो पुंज था, यानी अपरा से विकसित होने वाली दीर्घ गुरु बीजाणुधानी, अपरा ने क्या किया? समसूत्री कोश का विभाजन से मृदूत की कोशिकाओं का क्या बनाया? समूह, पुंज बनाया। उसी पुंज में से कोई एक प्रसूतक कोशिका पास वाली कोशिकाओं को आहार करती चली गई, लेकिन सूत्र गुणता वही रही और अपने आकार में क्या हो गई? बड़ी हो गई। अपने आकार में क्या हो गई? बड़ी हो गई। शेष बची जो कोशिकाएं हैं, कौन है? शेष बची जो कोशिकाएं, ध्यान देना हर बच्चा, शेष बची जो कोशिकाएं हैं उन्होंने अध्यावरण को बना दिया। जो प्रसूतका पर से कोशिकाएं बची उन्होंने किसको बना दिया? अध्यावरण को बना दिया। किसको बना दिया? और गुरु बीजाणुधानी
अब क्या बनने जा रही है? बीजांड। क्या बनने जा रही है? अतः अपरा से विकसित दीर्घ गुरु बीजाणुधानी को ही क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब बीजांड की संरचना को समझिए। अपरा से विकसित दीर्घ गुरु बीजाणुधानी को ही हम क्या कहते हैं? बीजांड। लेकिन छात्रों इस कोशिका को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे उसमें क्या कहा था? उसमें क्या कहा था पराकण वाली में? लघु बीजाणु मात्र सेल। तो यहां में क्या कहेंगे? इसमें इस अंदर वाली सेल को अभी क्या नाम मिलेगा? गुरु बीजाणु मात्र सेल बोला जाएगा। ध्यान देना सभी बच्चे, सभी बच्चे क्या देना? ध्यान। आगे पहले मैं यहां बताता हूं, फिर इसके बाद इसकी बीजांड की संरचना बताई जाएगी। हो गई? अब ये अपना विकास करेगी। क्या करेगी? अब ये आगे कैसे विकास करेगी? अगला पॉइंट है। पहले आपका क्वेश्चन आ रहा है बुक के हिसाब से या किताब के हिसाब से, यानी ये कैसे बनाएगी वो आगे की बात है, वो कल पढ़ाएंगे हम आपके लिए। लेकिन बीजांड की डायरेक्ट संरचना बताई है। अब एक बीजांड कैसा होता है? तो दो स्थितियां हैं, वैसे तो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 स्थिति। दो कैसी हैं सर? तो देखो बच्चों, हर बच्चे को एक चीज का ध्यान रखना है कि ये कौन है? एक अंडक। कौन है? अंडक। ध्यान से बेटा, बिल्कुल। और ये भी कौन है बेटा? एक अंडक है। ये भी कौन है बेटा? एक अंडक है। इन दोनों अंडकों में बीजांड 6 स्थिति पर हो सकते हैं। पूरी आवृत बीजियों में कितनी स्थिति पर होते हैं? 6 पर। लेकिन आपको 6 नहीं पढ़ाए जाते, आपको केवल 2 पढ़ाए जाते हैं, और 2 नहीं, आपको केवल 1 पढ़ाया जाता है। तो सर ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? कि बच्चों अगर आपको नीट देनी है, क्या देनी है? नीट, तब आपको इसके ऋजु प्रकार को ध्यान रखना है। कौन से प्रकार को ध्यान रखना है? ऋजु प्रकार को। और जब आपको बोर्ड देनी है, क्या देनी है? तो आपको प्रति प्रकार को ध्यान देना है, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। ये गड़बड़ी होगी। अतः नीट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वे कौन से होंगे? आगे देखो बच्चों, 1 मिनट, थोड़ी सी पोजीशन बता दो, फिर तुम्हारी समझ में बड़े पर्दे पर कौन आ जाएगा? बीजांड। अगर बच्चों ध्यान देना, 1 मिनट, सहायक कोश का, सहायक कोश का और अंडकोश का, अंड समुच्च, प्रतमुखी वो आपकी ध्रुवीय न्यूक्लियाई, और ये प्रतमुखी कोशिकाएं। और बच्चों ये अध्यावरण, ये अध्यावरण, ये अध्यावरण और ये अध्यावरण, और बच्चों ये कौन है? बीजांड ग्रंथ। कौन है? और ये बीजांड अगर ऐसे है, और एक बीजांड कैसा होगा आपका? ऐसा। ध्यान से, वही कोश का 3 तंतुरूपी समुच्च, सहायक कोश का, अंडसेल, ये, और ये देखिए बच्चों। अतः ये बीजांड कौन सा है? ये आपका प्रतीप, और ये कौन सा है? ऋजु। आप इसको यूं कर दो भाई, आप इसको क्या कर दो? यूं कर दो, क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। और ऐसे यूं कर दो तो क्या हो जाएगा? प्रतीप हो जाएगा। संरचना तो वही है, लेकिन आपको नीट के लिए कौन सा ध्यान रखना है? ये। अतः बताओ कौन सा पढ़ोगे? वही पढ़ा दूंगा। क्या दोनों ही पढ़ना चाहोगे? दोनों ही पढ़ोगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले अब हम बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। हर बच्चे को ध्यान देना है कैसे। लेकिन इस कोशिका से इसकी उत्पत्ति होगी अंदर। कौन सी कोशिकाएं की? 7 अन की। इस 7 कोशिकाएं को जन्म देगी। ये पढ़ाना बाद में आएगा, पहले बीजांड आता है। कौन आता है? बीजांड। तो देखो बच्चों, ये भ्रूण कोश है कि गुरुजी हम ना समझे कतई।
ये बाद में कल समझोगे, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा गुरु बीजाणु से, क्यों कल गुरु बीजाणु वाला जनन वाला पॉइंट पड़ेगा, जब इसका बनाना पड़ेगा। फिलहाल ये कौन है? भ्रूण कोश। कौन है बेटा? ये भ्रूण कोश है एक। ये भ्रूण कोश 8 केंद्र की या 7 कोश की अवस्था होती है। कितनी? और 7 कोश की अवस्था होती है। जरा देख लेते हैं कि इधर को ये सहायक कोश का, ये सहायक कोश का, ये तंतुरूपी समुच्च फिलीफॉर्म उपकरण एन, और ये आपकी अंड सेल। ये क्या हो गई? आपकी अंड सेल, अंड उपकरण हो गया। या तीनों को क्या कहते हैं हम? फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं। ये बच्चों आपके ध्रुवीय न्यूक्लियाई, ये आपके क्या हो गए? कैसे आएंगे चिंता मत करो, बहुत अच्छा समझेंगे। और ये कौन है? आपके प्रतमुखी कोशिकाएं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अतः जो आप देख रहे हैं ये भ्रूण कोश है। क्या है इसका नाम? ये आपका भ्रूण कोश है। क्या गुरुजी ये सेल कहाँ से आ गई? हम सेल गिनो। ये कौन सी है? पहली। ये कौन सी है? 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 और जहाँ डॉट बना रहा हूँ ये कौन सी है? 7वीं केंद्रीय सेल। ये कौन सी सेल है? अतः बच्चों सबसे बड़ी होती है भ्रूण कोश में। कौन सी सेल? केंद्रीय सेल। तो कितनी सेल हो गई? अब केंद्रक गिनो। 3 इन सेल का हो गया और 3 इस सेल का हो गया और 2 8 केंद्र की अवस्था हो गई। कितने केंद्र की अवस्था हो गई? आप आराम से देखिए, इसकी रचना यही करेगी पॉइंट बना करके। कैसे होगी वो बाद में, आज यही बताना है, क्योंकि नोट्स के हिसाब से या आपकी बुक के हिसाब से। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर अब जो निभाग क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो निभाग क्षेत्र है, यहाँ से अध्यावरण बनेंगे। क्या आएंगे? अतः निभाग क्षेत्र से क्या आ जाएंगे? अध्यावरण आते हैं। निभाग क्षेत्र से क्या आते हैं? अध्यावरण। ये लो, अतः निभाग क्षेत्र से आपका क्या आएगा? अध्यावरण आएंगे। क्या आएंगे? निभाग क्षेत्र से आपके अध्यावरण आएंगे। ध्यान दीजिए। अतः ये मृदुकी कोशिकाओं का कुछ मृदुकी कोशिकाएं बचेंगी। इसे बीजांडकाय कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? बीजांडकाय या न्यूसेलस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहेंगे। कोई परेशानी? अतः बच्चों भ्रूण कोश और सन ने क्या लगा दिए इसके ऊपर? अध्यावरण। क्या लगा दिए? अतः भ्रूण कोश दान अध्यावरण बराबर क्या हो जाएगा? बीजांड होता है। बराबर क्या होता है? और ये बीजांडकाई ऊतक बचा रहा थोड़ा सा। ये आपका थोड़ा सा क्या बचा रहा? बीजांडकाई क्या बचा रहा? ऊतक बचा रहा आपका। इसे क्या कहेंगे हम? ध्यान से क्या कहेंगे हम? न्यूसेलस। क्या कहेंगे? ध्यान से। वह क्षेत्र, अब ध्यान से पढ़ियो, जहां दोनों अध्यावरण मिलते हैं लेकिन एक छिद्र रहता है, इस छिद्र को क्या कहते हैं हम? बीजांड द्वार। इस छिद्र को क्या कहते हैं हम? इस छिद्र को हम बीजांड द्वार कहते हैं। कोई परेशानी बेटा? इसके बाद ये कौन है आपका? अपरा। कौन है? ध्यान दे। और इस अपरा से पहले कौन बनेगा? बीजांड व्रंथ। कौन बनेगा? और ये बीजांड व्रंथ किससे जुड़ गया? किससे संधि कर रहा है? बीजांडकाय से। पूरी तरह कहेंगे हम। अतः जहां बीजांडकाय से ये जुड़ता है वहां नाभि बन जाती है। क्या बन जाती है? अतः बच्चों क्योंकि ये तो हो गया अपरा, क्या हो गया? या बीजांड व्रंथ। क्या हो गया? अपरा या बीजांड न्यास, या अपरा या क्या कहेंगे? बीजांड न्यास। बीजांड न्यास से ये रचना क्या है बताओ यार? सबसे ज़्यादा फाउंडेशन क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या है? ये बीजांड व्रंथ। भाई बीजांड लग रहा है व्रंथ है,
इसे क्या कहेंगे हम? बीजांड व्रंत कहेंगे। और ये पूरी क्या कहलाएगी? बीजांड का है। अतः बीजांड का है, बीजांड व्रंत से जिस बिंदु पर जुड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? उस संधि स्थल को क्या कहते हैं? उस संधि स्थल को क्या कहते हैं बच्चों? हम नाभिक कहते हैं। अतः अध्यावरण जहाँ क्या है आपके? दो अध्यावरण जुड़ते हैं, एक अध्यावरण या दो अध्यावरण है या अध्यावरण, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों? बीजांड द्वार। यहीं से परागकण का जब अंकुरण होता है तो कौन प्रवेश करेगा? परागनल का। कौन प्रवेश करेगा? लेकिन बीजांड द्वार का विपरीत सिरा क्या कहलाएगा? निभाग। चला जा, क्या कहलाएगा? निभाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अतः एक बीजांड का आधारीय भाग क्या होता है? अतः कौन सा बात नीचे में पूछो जाए या मतलब रिजू पूछो जाए? आधारी भाग नीचे को, आधारी भाग कौन सा होगा? नीचे को। अतः निभाग होता है। क्या होता है? निभाग होता है। अतः बच्चों अध्यावरण का निकलना कहाँ से होता है? निभाग क्षेत्र से। अध्यावरण जो निकल के आए कहाँ से निकल के आए? निभाग क्षेत्र से। किससे? दोबारा सुनो, पहले अपरा था, अपरा ने क्या बनाया? बीजांड व्रंत को। बीजांड व्रंत ने मृदूत की कोशिकाओं का क्या बनाया? समूह। उनमें से कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हुई, इसने किसकी रचना की? भ्रूण कोश की। किसकी रचना की? भ्रूण कोश की। और एक भ्रूण कोश कैसा होता है? 7 कोश की और 8 केंद्र की अवस्था होती है। कितनी होती है? अब शेष बचा, टाइम हो गया आपका, कल पड़ेगा बीजांड दोबारा से। जितना आया समझ में वो ठीक है, टाइम नहीं रहा।